हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके चल रहे हैं इस समय एग्जाम। ये एग्जाम का सीजन चल रहा है और एग्जाम के सीजन में आपको सबसे बड़ी समस्या ये हो रही होगी कि सर हम तैयारी करें तो कैसे करें, कहाँ से करें, मटेरियल कौन सा पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन पढ़ें जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो इसके लिए टारगेट गुरुकुल या फिर टारगेट सेमेस्टर आपके लिए कंप्लीटली पैकेज देने वाला है। कैसा पैकेज देने वाला है उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आज का हमारा क्लास क्या होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अगर आपके एग्जाम के जो पैटर्न है एमसीक्यू है तो 100% ये क्लासेस आप ही के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे, जानेंगे और कंप्लीटली इसका डिटेल सॉल्यूशन किया जाएगा, ताकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बने तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या एग्जाम में ना हो। ठीक है, बस आपको डेडिकेटेड रहना है, ध्यान से क्लास को कवर करना है, एक एक पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, एक एक फैक्ट को समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपके पास समस्या है तो आप YouTube पे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप ऐप में क्लास कर रहे हैं तो वहां भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये समस्या मेरे साथ हो रही है, एग्जाम इतना जल्दी है और इसको कैसे क्लियरिफाई किया जाएगा। 100% 24/7 टारगेट गुरुकुल टारगेट सेमेस्टर आपके साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चंस दिया है, द स्ट्रगल फॉर एम्पायर पुस्तक किसने लिखी है या फिर एम्पायर किसने लिखी है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां से पेन ले लेते हैं ताकि लिखने में समस्या ना हो। ठीक है, चलिए यहां पे आ जाए। चलिए, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट बाबू, एक मिनट रुक जाओ। चलो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि द स्ट्रगल फॉर एम्पायर लिखी है, द स्ट्रगल फॉर एम्पायर वाज रिटन बाय, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आपका सही आंसर्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं। तो सही आंसर्स मैं बताऊं उसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि और भी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल एक पुस्तक ये भी है। तो इस पुस्तक को लिखा है किसने, इस पुस्तक को लिखा है आपके सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने। और एक पुस्तक और है जो अमेरिकी राइटर ने लिखा है, अमेरिकी राइटर ने लिखा है। ठीक है ना, अमेरिकी राइटर, वो सेंट्रल एशिया पर कैप्चर करने के लिए या फिर उससे संबंधित, यानी कि सेंट्रल एशिया से संबंधित, सेंट्रल एशिया मतलब मध्य मध्य एशिया से संबंधित पुस्तक उन्होंने लिखी है। तो इसमें चूंकि कई क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है मुख्य रूप से वो है द स्ट्रगल फॉर एम्पायर पुस्तक किसने लिखी है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए आरसी मजूमदार। ठीक है ना, आरसी मजूमदार इसका कंप्लीटली यहाँ पे आंसर सही है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी है, द इंडियन स्ट्रगल, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बाबू, यहां तक की चीजें आपको क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विनायक दामोदर सावरकर, जो वीडी सावरकर हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है भाई। जो वीडी सावरकर हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार में हुआ है, बंगाल में हुआ है कि महाराष्ट्र में हुआ है। आपको सही आंसर बताना है, पहले बता दीजिए, मैं तो आपको बता ही रहा हूं। तो चलिए मैं बताता हूं, उससे पहले आप कमेंट करके बता दीजिए। आपका सही आंसर यहाँ पे होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे मुंबई भी देता है, मुंबई, तो भी आप इसी को चूज करिएगा, क्योंकि जो वीडी सावरकर थे ये इतिहासकार थे और इनका जो जन्म हुआ है वो बाबू महाराष्ट्र में हुआ है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर क्या इतने क्वेश्चन से हमारे काम चल जाएंगे, क्या इतने क्वेश्चन से हम एग्जाम में सफिशिएंट जो नंबर्स होता है 60+ जो कि आपका हो सकता है फर्स्ट डिवीजन, तो क्या 60+ जो परसेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी भी समस्या का समाधान हम लेकर के आए हैं आपके लिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टारगेट गुरुकुल टारगेट सेमेस्टर हर साल आपके लिए एक सारथी नामक बैच प्रोवाइड करता है, और ये सारथी नामक बैच में कंप्लीटली
एमसीक्यू, लॉन्ग टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर, क्वेश्चंस जितने भी प्रकार के बनते हैं सभी को सॉल्व कराया जाता है। सब्जेक्ट क्या क्या होने वाले हैं बाबू? इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी। ओवरऑल जितने भी बीए में मैक्सिमम और मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको दिए जा रहे हैं केवल और केवल 349 में। 349 में चूंकि आपका एग्जाम कंप्लीटली एकदम पास है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अभी भी इसको ज्वाइन करके आप 60+ % नंबर ला सकते हैं। और यदि आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे तो फिर उसका बेनिफिट अलग ही मिल सकता है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल 349 इसका प्राइस है। अगर आपको लग रहा है कि ये सर जी थोड़ा सा महंगा है, तो चूंकि आपका एग्जाम सीजन चल रहा है, एग्जाम सीजन को ध्यान में रखते हुए यदि आप गुरुकुल 30 कूपन का यूज करते हैं, ध्यान रखना है, गुरुकुल 30 का आप यूज करते हैं तो आपको 30% तक छूट प्राप्त हो जाएगी और आप इस समय भी बैच ज्वाइन करके आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। निकाल ही नहीं सकते हैं बल्कि टॉप भी कर सकते हैं अगर आप एफर्ट थोड़ा सा अपनी तरफ से लगाते हैं तो। ठीक है, फीचर्स कौन कौन से भाई? थ्योरी क्वेश्चंस है, क्लास नोट्स है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, ओवरऑल सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इतना बेहतरीन तरीके का बैच आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी फिर से चलते हैं हम लोग अपनी एमसीक्यू पर। 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए। ठीक इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस आपको ऐप में भी कराए जा रहे हैं और क्लासेस भी आपको कुछ फ्री दी जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, चलिए तो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया था कि विनायक दामोदर दास सावरकर जो थे उनका जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? व्हेन इज आइडियल वर्शिप कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड? मतलब ऑप्शन नंबर ए है पूर्व आर्य, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल और ऑप्शन नंबर डी कुषाण काल। तो आपका सही आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड है भाई? 2 पार्ट्स में है। ठीक है, एक है 1500 से 1000 ईस्वी और एक है 1000 से 600 बीसी। ठीक है, 600 बीसी। ठीक है, ये है आपका वैदिक काल का टाइम पीरियड। अगर हम लोग बात करें किस काल में हुआ था तो बेसिकली उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो गया था। जो ये वाला ऋग्वैदिक काल है ये 1500 से 1000 ईस्वी तक है, इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे बाबू? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, बन भी सकता है। इसमें महिलाओं और पुरुषों को सामान्य दर्जा मिला था, मतलब एक दूसरे के समान थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो महिलाओं की स्थिति घट जाती है, महिलाओं की स्थिति में कमी आ जाती है, स्थिति में कमी। ठीक है, स्थिति में कमी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसी समय एक वर्ड यूज होता था अधन्या। अघन्या कहीं कहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं अधन्या देखने को मिलता है। ये गाय के लिए शब्द यूज होता था, गाय के लिए शब्द यूज होता था। ठीक है ना। अब एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये जो ऋग्वैदिक काल था ये हिंदू धर्म का प्राचीन रूप है। हिंदू धर्म का प्राचीन रूप जो है वैदिक काल ही है, ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसका वेद जो है बेसिकली इसका ज्ञान जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बेसिकली वेद से मिला था। और वेद आपके कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है ना, जिसमें से अथर्ववेद सबसे नया है और ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक है, इतनी बातें आपको इससे रिलेटेड जान लेनी चाहिए जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मूर्ति पूजा का बेसिकली जो आरंभ हुआ था वो स्टार्ट हुआ था ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां पर प्राप्त हुआ था? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को बेसिकली मृतकों का टीला भी कहा जाता था, मृतकों का टीला। ठीक है ना,
और ये जो है अपने आप में एक संयोजित शहर था, नियोजित शहर। और यहाँ पे सड़कें जो थी चौड़ी पाई जाती थी, सड़कें जो थी चौड़ी पाई जाती थी, चौड़ी। अच्छा, ये जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो की अगर हम लोग बात करें तो इसकी खोज 1922 में हुई थी आर डी बनर्जी महोदय के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? आर डी बनर्जी महोदय के द्वारा इसकी खुदाई हुई थी। आर डी बनर्जी मतलब इसे, इनका फुल फॉर्म जो है राखालदास बनर्जी, 1922 में। अच्छा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है पिग्गट महोदय, पिग्गट महोदय ने बहुत अच्छी बात बोली मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के बारे में। इन्होंने कहा था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, ठीक है ना, जुड़वा राजधानी, ठीक है ना। ये चीज इतना याद रखना है आपको। एक जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ठीक है, ये भी यहां से मिली थी। एक पुजारी की मूर्ति मिली थी, पुजारी का बेसिकली ऐसा माना जाता था, पुजारी था ऐसे चादर ढक के बैठा हुआ था, ठीक है ना। और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, पशुपतिनाथ, ये जो मिला था हड़प्पा से मिला था। कहां से मिला था? हड़प्पा से मिला था। तो पुजारी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से, पशुपतिनाथ की मूर्ति हड़प्पा से बेसिकली। और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो पूजा होती थी वो किसकी होती थी? तो शिव जी की होती थी, पशुपति महोदय की होती थी, या फिर पशुपतिनाथ की होती थी। साथ ही साथ मातृ देवी की भी पूजा होती थी, ये भी याद रखना है। और एक वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इसको ये लोग पवित्र मानते थे, उसकी भी पूजा करते थे। और कुबड़ वाले सांड की भी ये लोग पूजा करते थे, ये भी आपको याद रखना है। इतने सारे फैक्ट जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से संबंधित है। लोथल बेसिकली जो था, ये लोथल कहां पे था? गुजरात में था, ये भी याद रखना है। कालीबंगा राजस्थान में है, ये भी याद रखना है, राजस्थान में, ठीक है। रोपड़ एक शहर है, वो अगर पूछ ले तो रोपड़ पंजाब में है, याद रखना है, रोपड़ पंजाब में है। एक चीज और याद रखना है, ये लोथल जो था, ये यहाँ पे वो पाया जाता था, डाक यार्ड जिसे हम लोग बोलते थे, गुजरात में ये स्थित था। गुजरात में बेसिकली डाक यार्ड पाया जाता था। डाक यार्ड का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब गोदीबाड़ा कह सकते हैं, या फिर पत्तन नगर बंदरगाह कह सकते हैं, बंदरगाह भी पाया जाता था, ठीक है। तो इतनी बातें बेसिकली ये ऑप्शन के तौर पे थे, तो हमने सोचा कि ये आपको बता देना जरूरी है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे स्थित था भाई? तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में था। कहाँ पे? पाकिस्तान में, सिंधु नदी के तट पर था, अगर ये पूछे तो सिंधु नदी के तट पर, ठीक है ना। तो इतने सारे बहुत से फैक्ट्स हैं जो कि आपके लिए जरूरी था, इतना हमने बता दिया, एक्स्ट्रा ही बता दिया इन सभी ऑप्शन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, क्योंकि ये सारे फैक्ट जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे भाई? शिव की। लेकिन शिव के नाम से नहीं, उस समय अंदाजा लगाया गया कि ये पशुपतिनाथ है। कौन है भाई? पशुपतिनाथ है। इंग्लिश में क्वेश्चन, पीपुल्स ऑफ इंडस वैली यूज्ड टू वर्शिप, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर पशुपति हो जाएगा, शिव जी हो जाएगा। ये जो मूर्ति थी बेसिकली, आज जैसे वर्तमान समय में शिव जी हैं, तो ऐसे मूर्ति थी बेसिकली ऐसे। तो मूर्ति के इस साइड में भी, इस साइड में भी कुछ जानवर बैठे हुए थे, ठीक है ना, कुछ जानवर बैठे हुए थे। तो बेसिकली यहाँ पे ये माना गया कि ये जो जानवर है ये किसके पास बैठते हैं? तो जैसे देख लिए, सांप जो है ये शिव जी के पास है, गाय शिव जी के पास है, और भी जैसे गाय नहीं, नंदी जो बैल है, और भी कई प्रकार के जानवर हैं जो शिव जी के पास आसपास निवास करते हैं, और जानवरों की रक्षा करने का काम बेसिकली शिव जी करते हैं। इसलिए अंदाजा लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं, पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं। जस्ट इसके पहले हमने बताया कि ये मातृ देवी की पूजा करते हैं। मातृ देवी का मतलब
एक महिला थी, महिला के गर्भ से कुछ अन्न निकला था, अन्न लाइक अन्न के पेड़ वगैरह कुछ इस प्रकार से आकृति बनी थी। तो उन्होंने माना कि ये मातृ देवी है, बेसिकली जो धरती माता है वो हमें अन्न देती है और हम उसी से जिंदा रहते हैं, तो मातृ देवी की भी पूजा करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये लोग कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे, और एक चीज और की पूजा करते थे, वृक्ष में बेसिकली हमने अभी जस्ट बताया कि पीपल के वृक्ष की भी ये लोग पूजा करते थे। तो ये सब पॉइंट्स जो जरूरी है आपके लिए याद रखना है। ठीक है, ये सब बिल्कुल एसेंशियल है, 100% जरूरी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में धौलावीरा स्थित है और यहीं पे लोथल भी स्थित है। ठीक है, अच्छा, धौलावीरा की विशेषता क्या है कि यहाँ पे पानी की सबसे सुदृढ़ व्यवस्था देखने को मिली थी। पानी की सबसे अच्छी व्यवस्था, सबसे अच्छी व्यवस्था। ठीक है ना, और एक चीज मैं बता दूं कि धौलावीरा को विश्व धरोहर के रूप में भी, विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर के रूप में। और एकमात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये स्थान है, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र स्थान है जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है धौलावीरा को। ठीक है, धौलावीरा और धरोहर ऐसे याद रखिए कि धौलावीरा को धरोहर में शामिल किया गया। किसके धरोहर में? तो विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 40वें नंबर का ये विश्व धरोहर है। ठीक है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र स्थान है। बात समझ में आ गई? चले आगे बढ़ जाए। अब हम लोग बात करें हरियाणा। हरियाणा में कौन सा स्थान पाया गया था बाबू? राखी गढ़ी पाया गया था, राखी गढ़ी। ठीक है ना, ये लगभग पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थान माना जाता था। राखी गढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन का लगभग सबसे बड़ा स्थान माना जाता था। पंजाब में रोपड़ अगर पूछ देता है कि कहां पे स्थित था, पंजाब में था। कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में, अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देख लीजिए कि द स्टेट इन विच धौलावीरा इज लोकेटेड, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात में स्थित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है भाई? 16 संस्कार। 16 संस्कार होते हैं बाबू, 16 संस्कार। और सबसे लास्ट में संस्कार जो होता है वो पिंडदान वाला होता है। ठीक है ना, सबसे लास्ट में शायद पिंडदान वाला संस्कार होता है। ठीक है ना, तो ओवरऑल कितने संस्कार हैं? संस्कार मतलब जीवन से लेके मरण तक, जीवन से मरण तक, इसमें सभी संस्कार इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब व्यक्ति जब जन्म लेता है और जन्म से मृत्यु तक के जो संस्कार पाए जाते हैं, विवाह भी एक संस्कार होता है उसमें। तो 16 संस्कार टोटल हमारे जो वेद ग्रंथ होते हैं या फिर जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें लिखे गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अगला, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? वेयर इज द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम? आपका सही आंसर यहां पे हो जाएगा मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी या फिर सत्य की जीत होती है। ठीक है, अब यहां पे बात करें मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति के जो राइटर हैं बेसिकली वो मनु है। मनु ने इसे लिखा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मनुस्मृति के लेखक कौन है। सिर्फ ये भगवत गीता है, भगवत गीता के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद ये चारों वेदों में से एक सबसे प्रमुख, प्रथम और मुख्य ग्रंथ है। इसी में बेसिकली एक ब्रह्म पुरुष की, ये क्वेश्चन पूछता है, ब्रह्म पुरुष की चर्चा हुई है। ठीक है, और इसी में गायत्री मंत्र भी है, गायत्री मंत्र, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसमें मंडल अगर पूछ लेता है तो 10 मंडल है। ठीक है ना, 10 मंडल और 1024 शायद ऋचाएं हैं और सूक्त भी हैं। 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में अगर क्वेश्चंस बन जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि सभी ऑप्शंस को हमने क्लियर कर दिया, जो कि क्लियर करने लायक थे, एक्सप्लेन करने लायक थे। ठीक है ना, चलिए ये हाँ एक चीज और याद रखिए,
मुंडकोपनिषद बेसिकली 5वां उपनिषद माना जाता है। कितने उपनिषद में से? 108 उपनिषद में से। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलें, 108 उपनिषद में से 5वां उपनिषद इसको माना जाता है। क्लियर ना? यहां तक की चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है। तो अधन्या का प्रयोग बेसिकली गाय के लिए होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, एग्जाम में क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऋग्वेद में क्या थी, तो वो गाय थी। गाय इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी बाबू, इतनी ज्यादा कि इसके लिए राजाओं में युद्ध होता था, राजाओं में युद्ध, ठीक है। अच्छा, दशराग युद्ध का वर्णन भी ऋग्वैदिक काल का ही, दशराग युद्ध का जो वर्णन है ये भी वैदिक काल से ही देखने को मिलता है। एक चीज मैं और आपको बता दूं यहाँ पे ऋग्वैदिक काल से संबंधित, ऋग्वैदिक जो काल था या फिर ऋग्वैदिक जो सिविलाइजेशन थी, ठीक है, वो ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी, ग्रामीण थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि अभी वर्तमान समय में लोहे का प्रयोग हुआ था? यस, लोहे का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था। लोहे का प्रयोग कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। बात समझ में आई? लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगर क्वेश्चन ये पूछ देता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहे को जानते थे? नहीं जानते थे। तांबा को जानते थे? जानते थे। कांसा को जानते थे? जानते थे। क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। तो लोहा आपका सही आंसर हो जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। ऋग्वैदिक हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये शायद, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, ये शायद स्वर्णकार होते थे या व्यापारी होते थे क्या? एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं इसे देखता हूं। ठीक है, वही सही था, और व्यापारी वर्ग के नागरिक थे, ठीक है ना। तो आपको सही आंसर आपका क्या टिक कर लेना है? ऑप्शन नंबर डी, ये ट्रेडर्स थे, ठीक है ना। क्या थे? ट्रेडर्स थे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, ठीक है। तो ये ट्रेडर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है, और सबसे न्यूनतम पूछ लेगा, नया पूछ लेगा, तो आपका सही आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए बाबू। ये 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका शिवाजी एंड हिज टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? शिवाजी एंड हिज टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आरसी मजुमदार, ऑप्शन नंबर बी सर जादूनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर सी केपी जायसवाल, ऑप्शन नंबर डी वीडी सावरकर। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर जादूनाथ सरकार। सर जादूनाथ सरकार ने पुस्तक लिखी थी शिवाजी एंड हिज टाइम्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिवाजी एंड हिज टाइम्स? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जादूनाथ सरकार हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, एक एक चीजों को याद रखते चलिए, कंफ्यूजन कहीं से भी क्रिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी बातें हो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ऊपर जाओ भाई। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौटिल्य महोदय। कौटिल्य महोदय ने अर्थशास्त्र को लिखा था। अर्थशास्त्र इसका नाम है, लेकिन ये शासन प्रशासन से संबंधित पुस्तक है। शासन से संबंधित यानी कि राजनीतिक पुस्तक है। राजनीतिक पुस्तक है बाबू, इस बात को ध्यान देना है। 15 चैप्टर में डिवाइड था ये, 15 चैप्टर में ये डिवाइड था, याद रखना है। ये कौटिल्य, इनका नाम विष्णुगुप्त भी था, विष्णुगुप्त भी था, ठीक है, चाणक्य भी था, चाणक्य भी था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ ये गुरु भी हुआ करते थे, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो
तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भाई? तो वो जो है विष्णुगुप्त, चाणक्य या फिर इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी और ये जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है ये शासन से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, बल्कि इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, किसी भी राज्य की इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक संबंधित है, त्रिपिटक इज रिलेटेड, तो किससे संबंधित है भाई? किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणवाद से। ऑप्शन नंबर डी इस्लाम से। फ्रॉम जैनिज्म, फ्रॉम बुद्धिज्म, फ्रॉम ब्राह्मणिज्म एंड फ्रॉम इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के थे, 3 प्रकार के विनय, विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है ना, ये 3 है। ये त्रिपिटक कितने हैं भाई? 3 है, जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगर जैन धर्म से क्वेश्चन पूछ दे तो जैन धर्म से बेसिकली आगम, आगम, और बौद्ध धर्म से एक और किताब याद रखिएगा, जातक, जातक। ठीक है ना, जातक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, आगम ये जैन धर्म से संबंधित है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक ये सब के सब बौद्ध धर्म से संबंधित किताबें हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है यहां से भी क्वेश्चन, तो आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द राजतरंगिणी? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है बिल्हड़, ऑप्शन नंबर बी बाण, ऑप्शन नंबर सी कल्हड़, ऑप्शन नंबर डी भवभूति। बिल्हड़, एरो, अरे एरो नहीं है, बाण होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कल्हड़ और भवभूति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्हड़। कल्हड़ की जो पुस्तक थी वो थी राजतरंगिणी। ठीक है ना, और एक चीज और याद रखिएगा, राजतरंगिणी का जो अर्थ होता था राजाओं की नदी, राजाओं की नदी। राजाओं की नदी से क्या मतलब है भाई? जिस तरीके से नदी का प्रवाह चलता है उसी तरीके से राजाओं के समय का प्रवाह चलता है, इसीलिए इसका अर्थ क्या है भाई? राजाओं की नदी। ये अर्थ कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसका जो मतलब इसको जब रचा गया था, लिखा गया था 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ भी सकता है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है भाई? तो मुद्रा राक्षस के लेखक ऑप्शन नंबर डी विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है बाबू मुद्रा राक्षस, ये याद रखना है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण के लेखक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही। ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा है भाई? रामचरितमानस जो है तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास ने, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो तुलसीदास ने लिखा है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा देखिए क्वेश्चन आ भी गया, राजतरंगिणी की रचना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10वीं शताब्दी में, 10वीं सेंचुरी में इसको लिखा गया था। 10वीं सेंचुरी में इसको लिखा गया था, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांग कितने हैं? हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर? सबसे पहले ये समझिए वेदांग होते क्या हैं। तो वेद जो संस्कृत में लिखे गए हैं इसको समझा नहीं जा सकता जब तक हम संस्कृत न पढ़ लें। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम इसे नहीं समझ सकते, तो इसको समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए जो वेदों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये 6 आपके वेदांग है।
तो 6 आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। 6 वेदांग हैं जो कि वेदों को समझने या समझाने का कार्य करते हैं। वेदांग की संख्या शिक्षा, कल्पनिरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, 6 प्रकार के वेदांग होते हैं जो वेदों को समझने के लिए सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन है प्रतिहार वंश का शासक। प्रतिहार वंश का शासक प्रथम शासक कौन था भाई? तो प्रतिहार वंश का जो प्रथम शासक था बाबू, ये हो गया आपका नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, प्रतिहार वंश ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है अभी पिछले ही लेक्चर्स में। जो कवर किया गया है वो बेसिकली गुर्जर प्रतिहार वंश को कवर किया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ट्राइपार्टीज स्ट्रगल्स है, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। और इसका जो प्रथम शासक है ये नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम है। चक्रा युद्ध बेसिकली ये जो है पाल वंश से संबंधित था। ये पाल का एक तरीके से सामंत था। गोपाल ये भी पाल वंश से संबंधित है। वत्सराज ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। नहीं, वत्सराज राष्ट्रकूट नहीं, ये भी प्रतिहार वंश से ही संबंधित है। ये भी प्रतिहार वंश से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए। ये भी याद रखना है आपको, यहाँ पे जितने भी हैं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, राजशेखर, चंद्रबरदाई और अमर सिंह और बाणभट्ट। राजशेखर, चंद्रबरदाई, अमर सिंह, बाणभट्ट, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राजशेखर, ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर सी अमर सिंह और ऑप्शन नंबर डी बाणभट्ट। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। और इसके बारे में ये जो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, ये किसके बारे में? तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई ने कंप्लीटली उनके बारे में, जीवन के बारे में, उनके जो कुछ भी बीता था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उनका बचपन किस तरीके से क्या क्या हुआ था, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में वर्णन कर दिया था। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। परमार किस क्षेत्र में शासन करते थे? क्षेत्र पूछा है। परमार किस क्षेत्र में शासन करते थे? परमार वंश मालवा क्षेत्र में शासन करते थे। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहां से क्वेश्चन बन रहा है, कोई डायनेस्टी कहां शासन करती थी? परमार जो क्षेत्र है, ये मालवा जो क्षेत्र है, यहाँ पे परमार वंश शासन करते थे। जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार ये बेसिकली राजस्थान याद रखिएगा, राजस्थान। और जो पाल वंश है, पाल वंश ये कहां पे? बंगाल। ठीक है, और जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश ये कहां पे? ये महाराष्ट्र से नीचे दक्षिण का एरिया, महाराष्ट्र से नीचे दक्षिण भारत। ठीक है ना। एक वंश और चालुक्य वंश कहां शासन करते थे? 3 ब्रांचेस 3 जगह पे। ठीक है ना, एक था, पहला जो ब्रांचेस था वो था बादामी या वातापी, और दूसरा जो था कल्याणी, और तीसरा जो था वेंगी जो थे ये पूर्व में के मतलब ये जो है बंगाल या असम साइड में, कल्याणी जो थे पश्चिम में शासन करते थे, बादामी जो थे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का एरिया जो रीजन था उसमें शासन करते थे। तो ये सभी का हमने आपको आंसर्स बता दिया, सभी के बारे में कुछ न कुछ बातें बता दी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सत्याश्रय शासक था, किस वंश का शासक था बाबू? तो सत्याश्रय बेसिकली चालुक्य वंश का ही शासक था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, चालुक्य वंश का, वो भी पश्चिमी चालुक्य वंश का, यानी कि जो कल्याणी चालुक्य वंश है, कल्याणी चालुक्य वंश इस शाखा से संबंधित था, कल्याणी चालुक्य वंश की शाखा से संबंधित था। ठीक है बाबू, चले आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अरे कहां चला गया भाई? हाँ ये चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका समरांगना सूत्रधार का लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द समरांगना? ठीक है ना, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोज परमार।
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भोज परमार, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे? भोज परमार, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ये याद रखना है। और चूंकि ये किताबें हैं, फैक्ट है, तो इसको कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, कई बार पढ़ के उसको एकदम रट जालिए, तब आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये संगरांगना जो सूत्रधार पुस्तक है, इसके लेखक बेसिकली भोज परमार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना जाता है? विच इज द कंसीडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स एंशिएंट हिस्ट्री? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, पुरातात्विक साक्ष्य। जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं ना, ये ऑथेंटिक होते हैं, शाश्वत होते हैं, सत्य होते हैं। कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसके बारे में पता लगाया जाता है, और ये जो रेफरेंस दिया जाता है ना इनका, 100% ये सही होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य है, किसी भी प्राचीन जो भी इतिहास है, इतिहास में जो कुछ भी डेवलप हुआ है प्राचीन समय में, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक कल्चर्स हो गया, और भी विभिन्न प्रकार के जो सिविलाइजेशन डेवलप हुए हैं, तो उनके बारे में, जैसे पिलर्स, स्तंभ लेख होते थे, स्तंभ लेख, ठीक है ना, और भी विभिन्न प्रकार की जो प्रशस्ति वगैरह पाई जाती थी, तो ये एक तरीके से पुरातात्विक अवशेष माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा था भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वी.डी. सावरकर ने लिखा था, वी.डी. सावरकर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे, द फेमस ऑथर ऑफ द हिंदू पॉलिटी। अच्छा ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ टाइटल्स द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? ऑप्शन नंबर ए वी.डी. सावरकर। द फेमस ऑथर ऑफ द हिंदू पॉलिटीज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, के.पी. जायसवाल। कौन हो जाएंगे सही भाई? के.पी. जायसवाल। के.पी. जायसवाल ने क्या लिखा था भाई? तो इन्होंने लिखा था हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक, ठीक है ना, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक। याद है? यहां तक क्लियर है? यहां तक की चीजें क्लियर हो गए? अगर यहां तक की चीजें आपको क्लियर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है कि पुस्तक का नाम था, द नेम ऑफ द बुक ऑफ द हेरोडोटस, हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ द हिस्ट्री वाज? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये इतिहास का पिता माना जाता था, जो ये हेरोडोटस था इतिहास का पिता। और मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज के बारे में आपने, मेगास्थनीज के बारे में आपने नाम सुना होगा। ये जो मेगास्थनीज है, ये भारतीय इतिहास का पिता माना जाता है, भारतीय इतिहास। अगर ये एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको याद रखना है, भारतीय इतिहास का जो पिता है वो मेगास्थनीज को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है भाई, माइक्रोलिथिक बाबू हो जाएगा मध्यपाषाण काल से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मध्यपाषाण काल से। क्यों? क्योंकि तीन काल है ना, पुरापाषाण, ठीक है, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो यहाँ पे जो हथियार होते थे बहुत बड़े होते थे, अपेक्षाकृत छोटे हथियार यहाँ पे हो गए छोटे, ठीक है ना। तो ये छोटे हथियार यानी कि माइक्रोलिथिक जो औजार संबंधित है, ये किससे संबंधित है? मध्यपाषाण काल से, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? न तो पहला, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। Who said that revolt of 1857 neither the first nor national and nor a war of independence? तो ये आपके सही आंसर हो जाएंगे आरसी मजूमदार। आरसी जो मजूमदार है, इन्होंने कहा था कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो 1857 के स्वतंत्रता को संग्राम कहा गया, ये न तो पहला था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था और न ही ये राष्ट्रीय था, ठीक है ना। चलिए इसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया था, ठीक है ना। अगर आप इसका थ्योरी क्लास किए होंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी। इसमें मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं कही गई है
जिसमें यह पता चलता हो कि दास्ता है, ठीक है ना, जिसमें यह पता चलता हो कि प्राचीन काल में दास्ता थी। तो यहाँ पे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक्स, यानी कि ये अरे इकोनॉमिक्स नहीं होना चाहिए भाई, अर्थशास्त्र होना चाहिए। यहाँ पर भी इस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? द लैंग्वेज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज संस्कृत। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिव्यावदान। दिव्यावदान जो आपकी पुस्तक है उसे हम लोग संस्कृत लैंग्वेज में, मतलब वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, इसीलिए आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ के जो आंसर है ये बेसिकली संस्कृत में लिखे गए और ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है? किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है? यहाँ पे क्वेश्चंस देख लीजिए इंग्लिश में भी। अरे इंग्लिश में क्वेश्चन इसको नहीं बताए क्या भाई? है बताया तो है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, देख लेना, मैनेज कर लेना अगर नहीं बताए होंगे तो, ठीक है ना। यहाँ पे इन विच फॉलोइंग सोर्स ऑफ द मेंशंस दैट देयर आर नो स्लेवरी इन एंशिएंट टाइम, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये भी तो हो गया, द लैंग्वेज ऑफ विच फॉलोइंग टेक्स्ट इज संस्कृत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिव्यावदान, दिव्यावदान, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 33 नंबर का, सती प्रथा की घटना का उल्लेख नहीं है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है पहली बार तो एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट सार्थवाह किसे कहा जाता था या फिर सार्थवाह किसे कहते हैं? 34 नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड सार्थवाह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों के कबीले को। हाँ क्लियर, व्यापारियों के कबीले को, ठीक है ना। तो ये आपका 34 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी था, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको कवर कर लीजिए और जल्दी से जाइए सारथी नामक जो बैच है उसको कैप्चर करिए, नहीं तो मौका कोई और ले लेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अभी तक आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसको जाइए डाउनलोड कर लीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ, ठीक है। ओके टाटा बाय बाय।